ये है कि आर्टिकल आर्टिकल 184 के तहत कौन सी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। तो आर्टिकल 184 इसी तरह है जिस तरह आर्टिकल 199 है। ये दोनों रिट। ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये रिट के नाम से मशहूर है आर्टिकल 199, लेकिन उसका टाइटल रिट नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 199 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से डील करता है ऑफ हाई कोर्ट्स, और आर्टिकल 184 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से डील करता है ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ आसाम। आर्टिकल 199 में जब हम जाएंगे तो फिर जो है वो सर्टेन ऑर्डर्स लिखे हुए हैं आर्टिकल 199 में कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि ये ऑर्डर्स पास कर सकती है। कौन से ऑर्डर? जो रिट्स पांच हैं, रिट ऑफ मैंडेमस को, वारंट ऑफ सर्चरी, प्रोहिबिशन। तो इन रिट्स को जो है ना वो हाइपिस कॉर्पस, तो इन रिट्स को जो है पास कर सकती है। लेकिन मामला अब आर्टिकल 184 पर आए कि उसमें कितनी हद तक जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वहां पर दो एसेंशियल हैं जो कि पूरे होना बहुत जरूरी है। पहला एसेंशियल ये है कि फंडामेंटल राइट जो है ना वो किसी का इन्फ्रिंज हुआ हो। आर्टिकल 7 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो इन्फ्रिंज हुए हों तो पहला मामला ये हो। और दूसरी एसेंशियल क्वालिटी या मैं कहूँ कंडीशन, वो आर्टिकल 184 की है कि मामला पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, यानी पब्लिक एट लार्ज का मामला हो। तो जब ये दो एसेंशियल पूरे हो जाएं तो फिर किसी भी नेचर के केस को डील करने की पावर रखती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो वफाक का हो या चाहे वो सूबे का हो। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट है कि हम जो है ना अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकें। हम हर बंदे के पास इंडिपेंडेंस है कि वो अपने मजहब को इंडिपेंडेंटली प्रोफेस करे। अब अगर किसी तबके को, यानी किसी एक ग्रुप को मजहब प्रोफेस करने से रोका जाए, तो आर्टिकल शायद 19 या कौन सा मजहब का, वो आप देख लीजिएगा। ठीक। तो हम्म। ठीक है, तो अगर किसी तबके को रोका जाए टू प्रोफेस रिलीजन, तो दोनों चीजें जो है ना वो वायोलेट हो गई। फंडामेंटल राइट भी उसका हो गया वायोलेट, के उनको मजहब से रोका जा रहा है। दूसरा कि वो लोग ज्यादा हैं, पूरा तबका है, तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का भी हो गया। तो जब दोनों चीजें हो गई तो फिर जो है ना हम वी कैन गो टू अंडर आर्टिकल। ठीक हो गया सर। तो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में हमने सेक्शंस को डिस्कस किया, एक दो ऑर्डर्स को डिस्कस किया। हम थोड़ा पीछे फिर से आ रहे हैं। सेक्शन 12 को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक ड्राफ्ट है मेरे पास, आई वांट टू शो दैट थिंग, बट उससे पहले सेक्शन 12 क्या कहता है कि बार टू फर्दर सूट, कि सूट जो है वो एक बार हो गया डिसाइड, इट कैन नॉट बी डिसाइडेड अगेन। ठीक है, या अगर सूट किन ग्राउंड्स पर रोक दिया गया, कौन से ग्राउंड जो ये लिखे हुए हैं, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन में, तो बार एक बार लग गई तो वो सूट खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा। इसी तरह जो है ना हम एप्लीकेशन भी दे सकते हैं अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 2, या मैं कहूँ सब सेक्शन 2। तो 12(2) की एप्लीकेशन बड़ी मशहूर है। ठीक है, कि जो जजमेंट इस कोर्ट से प्लेंटिफ ने लिया है या डिफेंडेंट ने, जिस डिफेंडेंट के अगर में हक में जो जजमेंट आई है, तो वो जो जजमेंट है वो थ्रू फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन के उसका एलिमेंट उसमें है, यानी फ्रॉड के थ्रू वो जजमेंट ली गई है। प्लेंटिफ ने पूरे जो है ना डिस्क्लोज ही नहीं किए थे फैक्ट्स, और डिफेंडेंट को मौका ही नहीं मिला पूरी बात करने का, या डिफेंडेंट को जो जजमेंट उसके हाथ में आई है तो डिफेंडेंट ने उसको झूठे तरीके से हासिल किया है, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन। तो उस जजमेंट को खत्म कराने के लिए एक एप्लीकेशन दी जा सकती है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो एप्लीकेशन कौन सी है हम उसको देख लेते हैं। दिस इज एप्लीकेशन इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज गोलार्ची एट बदीन। तो ये सिविल जुरिस्डिक्शन है इसकी। ये हमारे पास एक केस था किसी दौर में, पार्टीज का नाम मैंने चेंज कर दिया। फर्स्ट क्लास सूट था, फर्स्ट क्लास सूट नंबर 4 ऑफ 2011। ये पार्टी थी। ठीक है। अब एप्लीकेंट जो है वो एप्लीकेंट को, अब यहाँ पर एप्लीकेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये लोग हैं एप्लीकेंट। ठीक है, यानी जजमेंट जो आई थी वो इन लोगों के फेवर में आई थी, एक्स वाई थी, ऊपर लिखा हुआ ये पार्टी थी, इस इनके हक में आई जजमेंट। लेकिन अब ये जो एप्लीकेंट है, यानी जो अपोजिट पार्टी है, वो डिफेंडेंट है, वो एप्लीकेशन दे रहे हैं कोर्ट में, उसी सेम कोर्ट में। एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं कि सर, जो इनके हक में फैसला दिया गया था ना वो फैसला गलत था। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने फ्रॉड के थ्रू थ्रू वो चीज ली थी। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिखाए वो फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स थे। इन्होंने जो विटनेस लाए वो विटनेस झूठे थे।
ठीक है, तो फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, सो ऑन सच ग्राउंड्स वी हैव फाइल्ड दिस एप्लीकेशन बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन में हम क्या कह रहे हैं? इट इज प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द अबव नेम्ड एप्लीकेंट्स, जो कि पहले केस में डिफेंडेंट थे और केस को हार गए। हारे इसलिए क्योंकि प्लेंटिफ ने फ्रॉड किया था। एंड द सूट दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज्ड टू सेट असाइड द जजमेंट, उस जजमेंट को सेट असाइड कर दे। एंड डिक्री पास्ट इन दी अब सूट ऑब्टेन्ड बाय, क्योंकि उन्होंने जो जजमेंट या डिक्री हासिल की, इट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन बाय प्लेंटिफ इन कोल्यूजन विद डिफेंडेंट नंबर 5। ये एक्स्ट्रा डिटेल, लेकिन डिफेंड नंबर 5 से प्लेंटिफ मिला हुआ था और थ्रू फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कोर्ट को गलत मिसगाइड किया है और कोर्ट से वो जजमेंट हासिल की, डिक्री हासिल की ऑन द कंसिडरेशन ऑफ ग्राउंड्स मेंशन्ड इन दी अकॉम्पनिंग एफिडेविट्स। अब यानी इस एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट तो लगेगा, उस एफिडेविट में फर्दर ज्यादा डिटेल डालेंगे कि किस तरह फ्रॉड है, किस तरह मिस रिप्रेजेंटेशन है। फिर जिनको प्रेस किया जाएगा वाइल फाइलिंग दिस एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट, और फिर कोर्ट के सामने वो तमाम चीजें बताई जाएंगी कि अगर फ्रॉड के थ्रू वो ली गई है, फैसला लिया गया है, तो वो फ्रॉड किस नौयत का था। द प्रेयर इज मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। डिस्ट्रिक्ट बदीन का सीनियर सिविल जज था, उसके सामने ये एप्लीकेशन में फाइल की थी। तो इन पर जो है ना वो फैसला फिर कोर्ट सुनाती है। अब हम आते हैं बैक टू द ऑर्डर्स। सेक्शंस तो हमने पढ़ लिया था पहले ही। सर ये एक क्वेश्चन था ये, सेक्शन 12 जो आप दरखास्त बता रहे हैं 12(2) की, तो जी अगर ये फ्रॉड श्राड होगा तो ट्रायल के टाइम दूसरा वकील क्रॉस में, शहादत में, तो वो चीज़ उठाएगा नहीं उसमें? तो एक दफ़ा ट्रायल हो गया, फैसला हो गया, फिर तो अपील ही बनती है। फिर उसके बाद उसी कोर्ट में 12(2) की दरखास्त, समझ नहीं आ रही। हाँ, उसी कोर्ट में ही होगी। यहाँ पर जो है ना वो आपको क्लियर करना होगा कि फ्रॉड कमिट हुआ है, ये तमाम एविडेंसेस वगैरह इस एप्लीकेशन पे लाए जाएंगे। इस 12(2) का जो भी ऑर्डर होगा ना उसकी अपील नहीं होती है। वहां पर हमने पढ़ा भी था, इट इज नहीं, प्रिक्लूडेड टू फाइल एन अपील। यहाँ पर सिर्फ जो है ना 12(2) की एप्लीकेशन होगी बिफोर द सेम कोर्ट, और फिर कोर्ट को बताया जाएगा कि जैसा आपको मिसगाइड किया गया था, तो फिर जो है ना कोर्ट ये उसका फैसले के फैसला लेगा। बाद, ये फैसले के बाद दे सकते हैं? हाँ, बाद में होगा जब फैसला आ गया है। हम 12(2) में बात ही वो कर रहे हैं कि जजमेंट गलत आई है बस। अच्छा, अगर अगर उस फ्रॉड को आंसर पहले हमने उठा लिया है, जो हमने उसमें अपने जवाब, यानी उसने दूसरी पार्टी ने जवाब दावा होता है जो जवाब दरखास्त, उसमें उसने ये जो चीज़ है फ्रॉड वाली, ये उसने उसमें दर्ज की है, उस पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुई है, चीफ भी हुआ है, उसके बाद भी हम 12(2) की दरखास्त दे सकते हैं फ्रॉड पर? 12(2) बात कर रहे हैं बार टू फर्दर। अगर मिस प्रेजेंटेशन या फ्रॉड की वजह से बार हो गया हो केस, तो फिर वहां पर हम जा रहे हैं। बाकी जो आप केस बता रहे हो ना, ये अलग मामला था। वहां पर जब फ्रॉड हुआ है तो वो केस तो चल रहा है। रिटन स्टेटमेंट के थ्रू आप जो है ना वो कोर्ट के सामने प्रेस कर रहे हैं कि सर ये मामला है, तो फिर आप वहां पर डील करोगे। लेकिन यहाँ पर जब जी। फ्रॉड के थ्रू जजमेंट ली गई है, उसके बाद क्या होगा? 12(2) से डील कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम एक एप्लीकेशन दें अलॉन्ग विद द सही से एप्लीकेशन। रेमडी है। हाँ, रेमेडी है। फिर इसके बाद अपील कर सकते हैं अगर यहाँ कुछ ना बना तो, हाँ, उसके बाद, ऐसे? उसके बाद पहला हमारे पास पहली रेमेडी ये है कि वी मस्ट गो अंडर दिस एप्लीकेशन। अच्छा सर, इसके बाद फिर 12(2) के बाद फिर हम रिव्यू भी कर सकते हैं इस कोर्ट में? वो भी नहीं, ऑप्शन होगी ना हमारे पास? नहीं, फिर रिव्यू नहीं होगा, क्योंकि जज साहब के सामने एक तो ये एप्लीकेशन आ गई है, वही जज वैसे ही सुन रहा है। फिर तुम्हारे पास रिव्यू का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एक जज के सामने तुम 3 बार कैसे आ सकते हो? एक तो केस चला, उसके बाद आप फिर से 12(2) एप्लीकेशन में आ गए। तो इसका जी। ऑप्शन ऑप्शन आपके पास ये है कि अपील में जाए, लेकिन अपील भी बड़ी कमजोर हो जाएगी फिर तो, क्योंकि एक जज ने केस को 2 बार डिसाइड किया है, तो अपील भी कमजोर हो जाती है बहुत। सही। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो हम ऑर्डर 2 को हमने जो है ना वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि कुछ 3-4 रूल्स हमने डिस्कस किए थे अमंग 7 रूल्स। कि फ्रेम ऑफ सूट किस तरह होगा? कि प्लेंट में हमने सबसे पहले ग्राउंड बताने होंगे फाइनल डिसीजन के, कि जज अगर फाइनल डिसीजन दे तो किन ग्राउंड पर दे, हमारे पास कौन से एविडेंसेस हैं, कौन से फैक्ट्स हैं which are to be decided to reach at the final decision। उसके बाद जो भी सूट होगा उसमें जो है वो क्लेम पूरा डालना लाजमी है।
पूरा क्लेम डालो कि अगर 10 लाख का मामला है तो पूरा 10 लाख का मामला डालो। अगर 10 लाख पूरा आप डिस्क्लोज वहां पर नहीं करोगे, 5 लाख किया, तो फिर जो है ना वो 5 लाख के लिए आप बाद में नहीं आ सकते, ठीक है। यू हैव टू कम in the court with the whole claim. Every suit shall include the whole claim, but plaintiff may relinquish any portion as per jurisdiction. Jurisdiction का फिर मामला अलग है सर। अगर प्रॉपर्टी आधी यहाँ पर है, आधी आधी किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन में, तो फिर तो वो अलग मामला है। लेकिन अगर एक ही जगह पर है तो जो है ना वो ड्यूटी है प्लेंटिफ की कि वो जो है ना पूरे क्लेम के साथ आए। अगर पूरे क्लेम के साथ नहीं आएगा और कुछ पार्ट को जो है ना वो नहीं मेंशन करता, तो फिर वो कोर्ट के सामने ये प्रेस नहीं कर सकता कि इसके रिलेटेड भी मुझे रेमेडी दी जाए, रिलीफ दिया जाए। ये तो इसी तरह के भाई, ओनली सर्टेन क्लेम्स आर टू बी एडेड इन सूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब आप केस फाइल करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस कहाँ पर होगा, जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड होगी। तो जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो प्लेंट के अंदर अगर कुछ एडिशनल चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप डालना चाहते हो, तो फिर वो आप सिर्फ ये चीजें डाल सकते हो, मीन प्रॉफिट या डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हम डिस्कस कर लिया था। अब हम चलते हैं ऑर्डर 3 की तरफ, कुछ कंटेंट सम 6 रूल्स, लेकिन हम जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, ठीक है, तो ऑर्डर जो 3 है वो डील करता है रिकग्नाइज्ड एजेंट से एंड प्लीडर्स से। क्या आप मुझे बताओगे कि रिकग्नाइज्ड एजेंट्स कौन होते हैं और प्लीडर्स कौन होते हैं? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिकग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स? नहीं सर, इसका नहीं पता। ठीक है, प्लीडर जो होता है वो होता है वकील। ठीक है, कोई वकील अगर मेरे बुनियाद पर, मेरे बेहाफ पर अगर कोई केस लड़ रहा है, सो ही इज प्लीडर। मीनवाइल रिकग्नाइज्ड एजेंट जो है ना वो ये हो सकता है कि मैं अगर कंपनी का ओनर हूं, मैं मैनेजर को कहूं कि तुम जाके केस लड़ो, तो मैनेजर जो है ना वो मेरा रिकग्नाइज्ड एजेंट है, जो मेरी जगह पर अपीयर होगा। वकील अपीयर तो हो रहा है, लेकिन वकील के साथ मैं नहीं जा रहा, मैं अपने रिकग्नाइज्ड एजेंट को भेज रहा हूँ। ठीक है, तो वो उनको भेज सकते। तो रिकग्नाइज्ड एजेंट्स कौन से होंगे वो रूल 2 को पढ़ेंगे। लेकिन रूल 1 क्या कहता है कि अपीयरेंसेस एक्सेट्रा मे बी इन पर्सन बाय रिकग्नाइज्ड एजेंट और बाय प्लीडर। सिविल प्रोसीजर कोड बड़ी एक क्लियर और वाजे अल्फाज में ये बता रहा है कि केसेस जो है ना वो इन पर्सन भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार में जो है ना वो वकील ही करूं और जो है ना वकील के फिर खर्चे, वकील का ये बड़े मामला। तो आई हैव एन ऑप्शन अंडर ऑर्डर 3 रूल 1 कि मैं बाय इन पर्सन भी केस को लड़ सकता हूँ। मैं अपना खुद जाके केस लड़ूं अगर मामला मेरा खुद का है, डिस्प्यूट इज रिलेटिंग टू मी माई सेल्फ, तो मैं खुद अपना केस लड़ सकता हूँ। तो इन पर्सन भी केस हो सकता है, या बाय रिकग्नाइज्ड एजेंट। अगर मैं अपना केस लड़ सकता हूँ, तो मेरा रिकग्नाइज्ड एजेंट भी लड़ सकता है, अगर मैं उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दूं तो। इसी तरह बाय प्लीडर भी, प्लीडर तो होगा ही, वकील तो होता ही है। अक्सर तो वकीलों के थ्रू ही केस को लड़ा जाता है, लेकिन अगर कोई बंदा वकील नहीं करना चाहता या कर नहीं सकता, उसके पास सख्त सख्त नहीं है ये चीज कि वो थ्रू प्लीडर आए, तो ये ऑप्शन टू कम इन पर्सन और बाय रिकग्नाइज एजेंट। लेकिन रिकग्नाइज, जी जी, बस यही पूछ रहे थे, रिकॉग्नाइज एजेंट कोई दोस्त भी हमारा हो, चाहे वकालत का लाइसेंस ना हो, वो भी पेश हो सकता है हमारे बिहाफ पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैं सपोज करो सही। कि मैं जो है ना वो कानून के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं वकील भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो मुझे महंगा पड़ेगा। मेरा एक दोस्त है जिसको कानून के बारे में कुछ नॉलेज है। क्यों नॉलेज है? क्योंकि वो वकीलों के साथ काम करता है, अल्दो ही इज नॉट एन एडवोकेट, वो वकील नहीं है, लेकिन उसके नॉलेज है एज रिलेटिंग टू द केसेस, एज रिलेटिंग टू द लॉस, या कोर्ट के सामने किस तरह डील किया जाए उसको पता है। तो मैं उस दोस्त को थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी जो है मैं उसको अपॉइंट कर सकता हूँ, और ही शैल प्लीड द केस बिफोर द कोर्ट फॉर मी। दैट रूल नंबर 2। ऐसा सर, जी, ऐसा सर होता है वैसे प्रैक्टिकली? हाँ होता है, ऐसा होता है। अभी भी ऐसा हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक बंदा कॉल करता है और वो कहता है कि सर मेरी प्रॉपर्टी, यानी यूएसए के उस बंदे की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है। ठीक है? वो वो चाह रहा है कि सर मैं इनहेरिटेंस का केस फाइल करना चाहता हूँ बिफोर द कोर्ट। तो वो यूएस का बंदा
पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है मेरे दोस्त को, उसको एज अ वकील अपॉइंट नहीं कर रहा, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जो मेरा दोस्त है वो यूएस यूएस का जो बंदा है उसका भी दोस्त है, तो ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। तो वो यूएस का जो बंदा है वो उससे कह रहा है कि मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ, आप जो है ना मेरे बुनियाद पर केस लड़ो। तो ऐसा होता है। सही। रूल नंबर 2 कि रिकग्नाइज्ड एजेंट्स कौन होते हैं। तो दीज आर द टू कैटेगरीज विच आर रिकग्नाइज्ड एजेंट्स। वो लोग जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो, जिनको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अनस को पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम मेरे बिहाफ पर केस लड़ो, ठीक है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या चीजें होती हैं उसके उसके लिए भी मेरे पास एक ड्राफ्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अब तक ये समझे कि जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाएगा तो वो मामलात तय कर सकता है मेरे लिए। कौन से मामलात? जो जो पावर मैं उसको दूंगा। तो अगर मैं उसको पावर देता हूँ केस लड़ने की तो वो केस लड़ सकता है। अगर मैं उसे पावर देता हूँ कि मेरे लिए तुम मेरी प्रॉपर्टी को सेल करो तो वो सेल कर सकता है। अगर मैं उसे पावर दूं कि तुम मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करो, नीलाम करो, तो वो भी कर सकता है। तो इसी तरह तो पहली जो कैटेगरी रिकग्नाइज्ड एजेंट्स की वो है कि जिसको मैं पावर ऑफ अटॉर्नी दूं, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी में उस बंदे को भी दे पा रहा हूँ, दे सकता हूँ जिसको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन थ्रू रेफरेंस उससे मेरा वास्ता हुआ है, और मैं जो है उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ और वो मेरे लिए काम कर रहा है। तो एक चीज ये। दूसरा क्या कि अगर कोई बंदा मेरे लिए बिजनेस या ट्रेड करे, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैनेजर है मेरा, मैं ऑनर हूँ, कराची में रह रहा हूँ, मेरी कंपनी हैदराबाद में है, वो मैनेजर उसको टेक केयर कर रहा है, तो मैनेजर को भी मैं कह सकता हूँ, उसको मैं बना सकता हूँ मेरा रिकग्नाइज्ड एजेंट इज टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अब पावर ऑफ विदा, अटॉ जी जी। विदाउट पावर ऑफ अटॉर्नी भी वो आ जाएगा मैनेजर ऐसे? हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी आ जाएगा, लेकिन जो है वो उसको मैं थ्रू एफिडेविट लाऊंगा, ठीक है, कि कोर्ट में जब वो अपीयर होगा तो रिटन एक होगा स्टेटमेंट, रिटन एक इंस्ट्रूमेंट होगा, तो वो चीज चलाती है। सही सर। ये अगर आ तो जाएंगे, फिर अगर केस कोई हो, कोई पेचीदा कॉम्प्लेक्स, तो फिर ये क्रॉस एग्जामिन कैसे कर सकेंगे दूसरा बंदा? ये तो वकील ही कर सकता है ना। तो फिर मैं मुकम्मल केस कैसे होगा? तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि पावर ऑप्शन है एक बंदे के पास कि वो इन पर्सन केस लड़ सकता है, थ्रू रिकग्नाइज एजेंट्स लड़ सकता है, या प्लीडर भी लड़ सकता है, ठीक है। लेकिन हम्म। केस खुद एक इंसान लड़े, केस मुश्किल होता है, तो इतना इजी नहीं है कि वो खुद एक केस लड़े, वकील की जरूरत पड़ती है। इस वजह से लोग जो है ना वो वकील हायर करते, इस वजह से तो ये वकीलों का धंधा चल रहा है। अगर हर बंदे को केस लड़ना आ जाता तो वो खुद जाके लड़े और वकीलों की रोजी फिर ना चले, ठीक है, तो ऐसा होता है। लेकिन वकील कुछ दोस्त भी तो होते हैं ना, मेरा दोस्त है वकील, ठीक है, वो मुझे हम्म। गाइड कर रहा है, मैं केस लड़ रहा हूँ, मुझे बता रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन इस तरीके से करना, मैं वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या है, क्वेश्चन लिख कर जाओ, उससे पूछो क्या ये बात सही है कि तुमने उसे पैसे दिए थे, हाँ या ना, क्रॉस यही और क्या है। तो मैं, अगर मुझे कोई वकील गाइड करता है तो मैं वहां पर केस लड़ूंगा और क्रॉस एग्जामिनेशन भी करूंगा, जो भी एप्लीकेशन मिसलेनियस एप्लीकेशन है वो भी फाइल करता रहूंगा, और टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस में लड़ता रहूंगा। सही। यानी अगर सर कोई अगर मेरे पास आए, मेरा लाइसेंस नहीं है फॉर एग्जांपल, अगर वो कहे मुझे, यानी कोई लेडीज आए, कोई कहे मैंने खुला लेनी है, तो मैं पावर ऑफ अटॉर्नी लेके, मुख्तियारनामा लेके कर सकता हूँ अपन? यानी कोई जरूरत नहीं है वकील की नहीं, फैमिली में? जी 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 जी, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते यानी कोई इतराज नहीं उठा सकता कि वकील नहीं है, क्यों नहीं है? हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक है हॉस्पिटल है HMC, हाशिम मेडिकल जी। सिटी, हाशिम मेडिकल सिटी, उसके खिलाफ हमने केस किया, तो हम तो वकील थे, हम तो केस लड़ रहे हैं, लेकिन वो बंदा जो है ना वो अपने वकील को नहीं ला रहा, वो खुद वहां पर डॉक्टर है, लेकिन वो उनका ऑथोराइज्ड पर्सन था, वो आ रहा है खुद कोर्ट के सामने, चला रहा है मामलात को, डिस्कस कर रहा है, बता रहा है कि ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़ इस तरह है। हमारी हमारी कोई निग्लिजेंस नहीं थी, देयर वाज नो एनी निग्लिजेंस ऑन आवर पार्ट, वो चीज़ बता रहे, तो ये कर सकते हैं, इंसान लोग कर सकते सही। क्रिमिनल में हो सकता है सर? वैसे क्रिमिनल में भी? क्रिमिनल में ये देखें, ये मामलात होते हैं इन पर्सन, इन पर्सन एक बंदे का राइट है कि उसको सुना जाए, तो वो चाहे कोई क्रिमिनल जैसे क्या कोई, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात में भी हो सकता है, ये हर जगह पर हो सकता है। यानी कोई बेल एप्लीकेशन है, बेल की पिटिशन, तो कोई मुलजिम के पास पैसे नहीं है, वो किसी आम बंदे को कहे कि ये मेरा वकील है,
वो उस जगह बहस कर सकता है। हाँ कर सकता है, उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी उसे दे, वो जाएगा और कर सकता है। वाह सर, ये तो क्या बात बताई आपने। हाँ इसके लिए हाई कोर्ट के रूल्स भी हैं। उन रूल्स को भी हम कभी देखेंगे, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि इन पर्सन केसेस को लड़ा जा सकता है। ठीक हो गया सर। मेरे पास क्या है कि लाइसेंस पहले नहीं था, अभी 1 साल हुआ है जो लाइसेंस मुझे मिला है। उस लाइसेंस से पहले जी ये था कि मेरी ही एक आंटी थी, उसे जो खुला लेना था। वो मुझे बोल रही है कि जी। तुम मुझे है ना खुला लेकर दो। मैंने कहा कि मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, और इसके अलावा मेरे पास इतना जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं। इससे बेहतर ये है कि यू शुड हायर हायर एन एडवोकेट। वो क्या करती है कि एक जी। लड़के के पास जाती है। वो लड़का किसी दौर में उसका स्टूडेंट होता है, आंटी मेरी का। तो हम्म। वो लड़का जो उसे कहता है कि आप इन पर्सन केस फाइल कर लो, कि जाओ केस लड़ो। तो वो इन पर्सन केस लड़ती है, वो लड़का उसे गाइड कर रहा होता है, और फाइनली जो है ना वो मामला तय हो जाते हैं। सही। यानी ये भी तो है ना, इन पर्सन दूसरा बंदा भी आ सकता है उसकी जगह, चाहे वकील ना भी हो। हाँ कानून यानी में ये। आप भी लड़ सकते थे ना। हाँ, मैं लड़ सकता था, लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। हाँ, बस आपने वो कहा भाई, ये ना हो कल को कोई पेचीदगी ज्यादा हो जाए फिर वकील करना पड़े। हाँ तो वकील आप किसी भी वक्त कर सकते हो। सही। तो गवर्नमेंट भी ये देती है अपने खर्चे पर, इस तरह कुछ है नहीं कानून, मैंने सुना था। अगर जी, कोई बंदा बहुत ज्यादा गरीब हो, अफोर्ड ना कर सकता हो, तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से वकील देती है मुल्जिम को। इस तरह कोई दरख्वास्त देनी पड़ती है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई होता है इस तरह कानून? क्रिमिनल में तो वो तो क्लियर है कि क्रिमिनल में तो होता है, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑफेंस ही अगेंस्ट स्टेट है, रियासत के अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा है। तो उसमें होता है जी जी प्रोसिक्यूशन साइड, यानी जिसके जो विक्टिम पार्टी है, सिंपल कहने का मतलब। तो विक्टिम पार्टी जो जी जी। होती है ये है, उसको रियासत एक प्रोसिक्यूटर देती है, यानी सरकारी वकील। वो उसके लिए केस लड़ता हाँ, है। वो तो ठीक है, तो ये जी तो हुआ क्रिमिनल। इसी तरह सिविल में जी होता है, सिविल में होते हैं पापर सूट्स। पापर सूट्स को हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। पापर सूट्स में अगर कोई बंदा गरीब है और ही कैन नॉट हायर एन एडवोकेट, या वो केस लड़ नहीं सकता क्योंकि बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, तो सूट्स बाय पापड़ देख रहे हो आप। जी स्लाइड शो हो रही है आपको, ये फाइल। जी जी सर। हाँ तो ये पापड़ सूट ऑर्डर नंबर 33। इसमें जो है ना वो, अगर कोई बंदा गरीब है तो एप्लीकेशन देगा, एज पर रूल 3 प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो फिर कोर्ट को अगर वो सेटिस्फाई कर लेता है कि मैं जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट केस को लड़ना चाहता हूँ, तो कोर्ट जो है ना उसको ऑर्डर करेगी। ऑर्डर, लेकिन उससे पहले इंक्वायरी करेगी कि वाकई में ये गरीब है या नहीं। ठीक है, तो अगर वो गरीब है तो फिर कोर्ट जो है उसको उसका पूरा खर्चा खुद लेगी। खर्चा कौन सा? कोर्ट फी कोर्ट खुद पे करेगी। वकील उसको कोर्ट सरकारी देगी, जिसको हम प्लीडर कहते हैं। ठीक है। जी तो हम थे, मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये ड्राफ्ट, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर, जी पावर ऑफ अटॉर्नी के दो इकसाम होते हैं। एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, दूसरा होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होगा, उसमें सिर्फ ये लिखा होगा कि मेरे तमाम मामलात अनस भाई करेंगे, तो वो हो गया जनरल। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में पॉइंट्स लिखे होंगे, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5। इसमें बताया होगा कि मेरे लिए क्या क्या कर सकता है, तो ये चीजें ये बंदा कर सकता है। ठीक है। नाउ हम्म। ऑल मेन बाय दीज प्रेजेंट दैट। ठीक है, आई मुस्मात रिजवाना, डॉटर ऑफ अब्दुल गफार कुरैशी, मुस्लिम अडल्ट प्रेसिडेंट ऑफ जो भी है हैदराबाद, डू हेयर बाय अपॉइंट, नॉमिनेट, कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑर्डेन टू माई ब्रोदर। किसको बना रही है पावर ऑफ अटॉर्नी, किसे दे रही है? अपने भाई को। ब्रदर नेमली अब्दुल सत्तार, सन ऑफ अब्दुल गफार, हैविंग CNIC नंबर जो है, मुस्लिम अडल्ट जो भी हैदराबाद, इज माई ट्रू एंड लॉफुल स्पेशल अटॉर्नी इन माई नेम एंड ऑन माई बिहाफ टू फाइल सूट ऑफ रिकवरी ऑफ डॉवरी आर्टिकल। यानी अब उस लड़की के लिए ये केस लड़ेगा भाई अपना। वो केस का टाइटल क्या होगा? रिकवरी ऑफ डॉवरी आर्टिकल्स, डोवर अमाउंट एंड मेंटेनेंस अगेंस्ट माय एक्स हस्बैंड मोहम्मद आमिर, सन ऑफ मोहम्मद यामीन, एंड अदर काइंड ऑफ लिटिगेशन टू डू द एक्स डीड्स एंड थिंग्स दैट इज टू से। यानी उसके अलावा भी और काम कर सकता है। कौन से? ये जो लिखे हुए हैं सबसे पहले।
टू इंगेज और अपॉइंट एनी एडवोकेट, यानी उस भाई के पास पावर है कि वो एडवोकेट को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन वो भाई खुद एडवोकेट नहीं है। तो ये पावर है कि वो अपॉइंट कर सकता है एडवोकेट, लेकिन अगर वो वकील को, एडवोकेट को अपॉइंट ना करे तो फिर भी उसकी मर्जी होगी, यानी वो उसको अपॉइंट नहीं करता, एडवोकेट को अपॉइंट नहीं करता, वो खुद केस को लड़ता है, तो अंडर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ये बंदा वो काम भी कर सकता है। लॉयर एंड और एजेंट टू साइन वकालतनामा एंड अदर प्लीडिंग एफिडेविट्स, मिसलेनियस एप्लीकेशन, ऑब्जेक्शन, रिटन स्टेटमेंट, प्लान, सिविल सूट्स, केसेस, अपील, रिव्यू, रिवीजन, ये तमाम चीज़। इसके अलावा दूसरा क्या कर सकता है कि टू गिव ओरल एविडेंस, ऑक्यूलर एंड और डॉक्यूमेंट्री एक्सेट्रा इन द कोर्ट and respect of all legal proceedings and to be cross examined in the case। तीसरी चीज, टू प्रोड्यूस विटनेस इन द कोर्ट ऑन आवर बिहाफ एंड टू बी एग्जामिन, to get CTC certified true copies of all the record documents etc. from the courts etc. and for comply all formalities on our behalf। That my said attorney has और क्या है कि that my said attorney has power to compromise the matter, यानी compromise भी कर सकता है out of the court, और रेफर द मैटर टू आर्बिट्रेशन। हमने 89A सेक्शन पढ़ा था, शायद आपको याद हो, एडीआर, इन रेस्पेक्ट ऑफ जी जी। said प्रॉपर्टी, एंड जनरली टू डू all acts, things, deeds, and matters, to accept service of any summons, notice, or writs issued by any court or officer to me। I hereby agree that all the lawful acts done, देखिए अब यहाँ पर क्लियर टर्म्स में लिखा हुआ है कि वो एक्ट्स जो कि लॉफुल होंगे, एक्ट्स डन, deeds executed by my special attorney, construed done by me, in witness whereof I hereby put my hands on this deed this day जो भी है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेंट कौन है, यानी किसने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, शी इज मिस उस्मात रिजवाना। स्पेसिमेन, फिर ये विटनेस, अगर गवाह अगर कोई लाना चाहती है कि मैंने इसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, तो वो गवाह भी लाए जा सकते हैं, यानी उनके सिग्नेचर्स वगैरह यहाँ पर होंगे। वी आर बैक इन द फाइल नाउ। हमने देखा कि पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू भी जो है ना वो एक बंदे को अपॉइंट किया जा सकता है एज एज अ रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। अब है रूल 4, वकील, अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्लीडर। तो प्लीडर जब अपॉइंट होगा तो उसके लिए प्लीडर देगा एक वकालतनामा कि मेरे पास में, आई एम लाइसेंस्ड एडवोकेट एंड आई हैव पावर टू, फिर जो भी पावर्स हैं उसके पास, कौन से पावर है कि आई कैन फाइल अ सूट, कि मैं एविडेंसेस को ला सकता हूँ, मैं एग्जामिनेशन करूंगा, चाहे वो एग्जामिनेशन चीफ हो, क्रॉस या री एग्जामिनेशन हो। उसके अलावा समन्स रिसीव कर सकता हूँ। दीज आर द पावर्स व्हिच एन एडवोकेट है। Yes, appointment of a pleader shall be considered valid only if it is done in writing। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट अगर राइटिंग में हुई है तो कंसिडर होगी, वरना नहीं, यानी कोर्ट में वकील को वकालतनामा जमा कराना होगा, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम। ठीक है, तो ये वकालतनामा अगर वो जमा नहीं कराता, इसका मतलब है कि ये जो मामलात हैं, यानी राइटिंग में तो ये बंदा अपॉइंट हुआ ही नहीं है एडवोकेट, तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, यानी फिर उस वकील को सुना नहीं जाएगा। ऑथोराइज्ड एजेंट एक्सेट्रा। वकालतनामा मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। वकालतनामे में क्या क्या चीजें उसको मेंशन करनी होगी, द नेम ऑफ द पार्टीज टू द सूट, यानी ऊपर ऊपर लिखा होगा कि कौन सी पार्टीज है, प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है। दूसरी दूसरी बात कि ये बंदा किसके बिहाफ पर अपीयर हो रहा है, प्लेंटिफ के या डिफेंडेंट के। उसके अलावा द नेम ऑफ द पर्सन बाय होम इज ऑथोराइज टू अपियर, अगर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के बुनियाद थ्रू आ रहा है तो ये भी बताएगा कि ये रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के थ्रू आ रहा है, और रिकॉग्नाइज्ड एजेंट जो है वो किसका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट है, तो वो चीज भी उसको बतानी होगी। मतलब नेक्स्ट इज ऑर्डर नंबर 4। इसमें सिर्फ दो ही रूल हैं और सिंपल हैं, लेकिन एक ही पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, सूट इंस्टीट्यूट किस तरह होगा, तो हमने स्टार्टिंग से ये चीज सेक्शन में भी देखी थी कि इट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्लेंट एंड द कोर्ट और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ऑफिसर कौन होते हैं, ये कोर्ट जब तुम जाओगे तो कोर्ट फॉर एग्जांपल सेवेंथ एडीजे, सेवेंथ एडिशनल जज, उसके साथ में उसकी ऑफिस होती है, ऑफिस ऑफ सेवेंथ एडीजे, तो वहां पर जज नहीं बैठता, वहां पर और क्लरिकल स्टाफ स्टाफ वगैरह ये होते हैं। तो प्लेंट जो है ना फिर कोर्ट में डायरेक्टली रीडर के पास भी जमा हो सकती है, या वहां पर जो ऑफिस है वहां पर भी जमा हो सकती है। फिर ऑर्डर नंबर 5, लेकिन ऑर्डर नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
क्योंकि टाइम जो है वो ओवर हो चुका है, और ये समन्स वाला थोड़ा लेंथी ऑर्डर है। उसके बाद जो है ना, हम इस ऑर्डर 5 को कंप्लीट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ सिविल ट्रायल। और फिर उस स्टेजेस ऑफ सिविल ट्रायल के थ्रू ही, उसकी मदद से ही हम जो है ना सीपीसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है भाई। जी सर। सर ये ऑर्डर कहाँ लिखा हुआ है भला, 5 जो आप कह रहे हैं? जी। मैंने और कहा ऑर्डर 5 लिखा कहाँ हुआ है वैसे? ये सीपीसी की पीडीएफ फाइल में। अच्छा अच्छा, इधर शो तो नहीं हो रहा ना, जैसे